अगले चंद दिन पुरसुकून से गुजरे। इस्लामाबाद साजिशों से महफूज रहा। कवातर अमन का मुहाफिज रहा। जिंदगी वापस डगर पे आने लगी थी। ये एक ढलती शाम का जिक्र है, जब आसमान पे सितारे एक एक करके टिमटिमाने लगे थे, जब चांद बादलों से निकलने की तक तो कर रहा था। जीनिया हाकिम हॉस्टल की छत पे किताबें फैलाए हुए बैठी थी। अक्टूबर शुरू हो गया था, अब उनकी बढ़ने लगी थी। उसने पास पड़ी शॉल उठाई और कंधों की गिर लपेट ली। दफातन उसकी नज़र उसके मोबाइल फ़ोन पे पड़ी। किताब के औराक पलटते उसके हाथ थम गए थे। कैस गंभीर उससे कॉल कर रहा था। उस शादी वाले वाक़ये को 1 माह से ज़ायद वक्त होने लगा था और अब वो कॉल कर रहा था। बिलाहिर 1 माह बाद उसकी अना टूटी थी। जीनिया ने गहरी सांस लेते कॉल उठा ली। तुम्हारा शहर मेरे शहर से इतना भी दूर नहीं कि तुम हाल पूछने भी ना आ सको। भोजल लहजा, जख्मी दिल और आंखों में थकान लिए वो बस कह नहीं रहा था, वो शिकवा कर रहा था। हाँ, वो उसके आगे हार चुका था। हमारे दरमियान में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसकी बिना पे तुम मुझसे हाल पूछने की उम्मीदें रखो। उसका अंदाज इतना सर्द था कि कैस को अपने असाब जमते हुए महसूस हुए। चंद लम्हे गुजरे, दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो खामोशी से लब काटता रहा। क्या मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? मत मांगना, मैं माफ़ नहीं करती। मैं अपनी गलती तस्लीम करूं? फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। तुम बताओ मैं क्या करूं? जो कुछ हुआ मैं वो नहीं चाहता था। मैं गलत था। जिंदगी में पहली बार उसने एक औरत के आगे सर तस्लीम खम किया था। पहली बार अना पे औरत को तरजीह दी। पहली बार उससे दिमाग छोड़कर दिल की मानी थी। तुम्हारी कहानी अच्छी लगी, मगर मैं तुम्हें फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। वो उसी बेलचक अंदाज से बोली। उसकी आवाज़ गैस के असाब चटखा रही थी। क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? मैंने ज़िंदगी से बहुत कम लोग लिए हैं। अगर उन्हें खोना हो तो यूं ही आसानी से नहीं खोना चाहता हूँ। सीनियर चल लम्हे सोचती रही। वो उसे मना कर देना चाहती थी, लेकिन उसे ना जाने क्या सोचकर हामी भर ली। कहाँ मिलना है? मैं लोकेशन भेज देता हूँ। वो जल्दी से बोला, मवादा उसका इरादा ना बदल जाए। जीनिया ने मज़ीद कुछ कहे बगैर कॉल काट दी। उसे आज एक एहसास हुआ था कि औरत क्यों मर्द की डोमिनेंस से निकल नहीं सकती, क्योंकि औरत को हमेशा बताया जाता है गुस्सा, फटकार, मारपीट मर्द कर देता है, उससे हो जाता है। और अगर उसके बाद वो माफ़ी मांग ले तो ये उसका बड़ापन है। ऐसे में औरत कंफ्यूज हो जाती है। अगर वो माफ़ ना करे तो उसे नाशुक्री कहा जाता है, और अगर वो माफ़ कर दे तो मर्द के उस टॉक्सिक रवैये को बढ़ावा देगी। मशरक़ी औरत से ज़्यादा कंफ्यूज मखलूक कोई नहीं होती। कुछ वक्त बाद वो उस वक्त कैफ़े के दखली दरवाजे से दाखिल हो रही थी। सुर्ख रंग की टखनों को छोटी फ्रॉक के साथ सुर्खी दुपट्टा सर पे लिए वो जहाँ से गुजर रही थी नुमाया नजर आ रही थी। फिरोज़े की लोंग रोशनी पड़ने पे वाज़ेह नजर आती थी। उसके सफ़ेद रंग के कोलापुरी कोई चाह पैदा नहीं करते थे, लेकिन आज उसके आने की खबर जैसे सारे जहान को हो गई थी। स्मोकी कोल्ड्रन, ये इस्लामाबाद का एक थीम्ड कैफ़े है, जो कि हैरी पॉटर की थीम पे बना है। कैफ़े के सामने अहाते में रुककर उससे गर्दन उठाकर देखा। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। भूरी ईंटों की कदीम तर्ज पे बनी इमारत, जिसकी खिड़कियां तकून अंदाज पे बनी थी। बेख्तियार उसे लगा अब उस खिड़की से कोई उल्लू, कोई परिंदा टकराएगा। ऐसी खिड़कियों से बाहर निकलकर हैरी हवाओं में सफ़र करता था। किताब में यही तो होता था। मैं ये कहते हुए शायद बच्चा लगूं, लेकिन मैं एक बार हॉगवर्ट्स ज़रूर जाना चाहूँगा। कोई उसके हक में आकर खड़ा हुआ और धीरे से कहा। वो यूं ही एक बार पहले भी इसी तरह उसके हक में आकर खड़ा हुआ था। वो पहली मुलाकात थी और ये शायद आखिरी। मैं ये कहते हुए शायद बहुत बुरी लगूं, लेकिन मैं सेवरिस को उसकी मोहब्बत का इतना बड़ा इम्तिहान ना देती। वो जानता था वो किस बारे में बात कर रही है। हैरी की माँ हॉगवर्ट्स के एक मुअल्लिम सेवरिस स्नेप की मोहब्बत थी, मगर उससे किसी और से शादी कर ली। और उसके मरने के बाद सेवरिस ने कई बार हैरी पॉटर को मुख्तलिफ मसाइल से बचाने की कोशिश भी की थी। सेवरस के मोरल्स बहुत ऊंचे थे, क्योंकि उसने डम्बलडोर को मारकर बहुत गलत किया, मगर वो मेरा फेवरेट था। मेरा भी, वो धीमी आवाज़ में कहकर आगे बढ़ी। गैस उसके साथ ही कदम उठाने लगा। अंदर दाखिल होने के लिए एक सुर्ख दरवाज़ा था। पार करके अंदर आऊँ तो एक नई दुनिया तुम्हें खुश आमदीद कहेगी। अंदर दाखिल होते ही सामने सीढ़ियाँ बनी थीं। उनसे मुलक्का दीवार की ईंटें स्याह रंग में डूबी हुई थीं। जीनिया ने उभरी हुई ईंटों वाली उस दीवार पे हाथ फेरा। गैस उस दीवार पे लगे फ्रेम्स और मुख्तलिफ
आराइशी अशिया को देखे क्यों, हर एक शय हैरी पॉटर की याद दिलाती थी। अंदर आकर वो दोनों एक गोल मेज के गिर्द आकर बैठे, जिसके साथ एक सतून था और उस सतून पे मुख्तलिफ रंगों के स्टिकी नोट्स लगे थे। ऐसे ही स्टिकी नोट्स जा बजा हर तरफ हर दीवार पे, सीलिंग पे लगे हुए थे, जिन पे मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई थीं। जर्द रोशनी एक फसूल सा बर्पा कर देती थी। यहाँ आकर इंसान चंद लम्हों के लिए ही सही असल ज़िंदगी से अपना ताल्लुक मुनक़ता कर सकता था। मेज़ स्याह ईंटों वाले सतून के साथ थी और वो दोनों सतून की दाएं बाएं कुर्सियों पे एक स्टिकी नोट्स का पैड उनकी मेज़ पे भी रखा था और उसके साथ पेन भी मौजूद था। सीनियर ने पेन उठाया, पैकेट खोला, गहरे सुर्ख रंग के नोट पे चंद अल्फाज उस पे लिखे और उसे स्याह ईंटों वाली दीवार पे चिपका दिया। मुझ पे सबसे ज़्यादा हक मेरा है। कैसे ज़ेरे लब उन अल्फाज को पढ़ा, फिर खुद भी झुक कर कुछ लिखा और उसे दीवार पे लगाया। झुकने से उसके घुंघराले बाल माथे पे गिरने लगते थे। कोई गलती मान ले तो जिद छोड़ देनी चाहिए। सीनिया ने एक नज़र उस नोट को देखा, फिर गैस को। वो उसे ही देख रहा था, बराह रास्त, बगैर किसी झिझक के। सुर्ख रंग उसके लिए बना था, सिर्फ उसके लिए। काश उसे हक होता तो वो उसे बताता। मैं माफ़ नहीं करती गैस। कोशिश तो कर सकती हूँ। कोई इंसान अगर अपना पैटर्न बदलकर दुरुस्त रास्ते पे आना चाहे तो उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। शिकस्त उसके हर हर अंदाज से वाजिया थी। मैं जानता हूँ, बज़ाहिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हम दोनों को कई बार मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठा कर चुके हैं। खुद से पूछो ज़ीनिया हाकिम, क्या तुम मुझसे और मैं तुमसे यूं ही मुंह मोड़ सकते हैं? हम दोनों ने एक दूसरे को कई तबाहियों से बचाया है। मैं मुंह मोड़ सकती हूँ? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। वो वक्त गुजर गया जब तुम मेरी मसीहा थे और मैं तुम्हें सुनने वाली। कैसे ठहर कर उसे देखा। उसे अल्लाह से शिकवा हुआ। अगर वो इतनी पत्थर दिल थी तो कैस कबीर के दिल को उसके लिए मोम क्यों बनाया गया। अगले चंद लम्हे उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। कैस उस सुर्ख जोड़े वाली लड़की को देखता रहा। उससे मनाना नहीं आता था, मगर उसे नाराजगियों की परवाह थी। क्या उस रोज़ तुम्हारा वहाँ शूट करना दुरुस्त था? नहीं, लेकिन तुमने जो भी किया वो मेरी गलत से ज़्यादा गलत था। मैं तुम्हारी मुलाजिम थी, नौकर नहीं। वो उसे देखे बगैर बोली। गलत थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता स्मगलर, वो होता है या फिर नहीं होता। गलत के नताइज भी होते हैं और वो भुगतने होते हैं। मैं अपने हिस्से का भुगत चुकी हूँ। अपने बारे में क्या ख्याल है? वो सर्द महरी से बोली। ठीक है, तुम मेरी सज़ा मुकर्रर कर सकती हो। वो जैसे थक कर बोला। सीनियर ने अपनी नज़र उठाकर उसे देखा। तुम मुझे वापस क्यों लाना चाहते हो गैस? कैसिम में मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहती थी। वो उससे बताना चाहता था कि कैसिम में हज़ारों लोग हैं, गैस के लिए कोई नहीं। होंगे, लेकिन वो लोग होंगे। लोग मेरे लिए ज़ीनिया हाकिम नहीं बन सकते। वो कर्व से मुस्कुराया। लोग मेरे सोलमेट्स नहीं बन सकते। लोग मेरे बगैर कहे मेरी बातों को नहीं समझ सकते। लोग मेरी बीमारी, मेरी कमज़ोरी ढांप नहीं सकते। लोग ज़ीनिया हाकिम नहीं बन सकते। लोग तो फिर लोग रहेंगे। उसे ज़रा सा तौक़ुफ़ किया, फिर आगे को हुआ। मुझे कैसिम शोज़ के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ दो ज़हीन दिमाग उसे आगे लेकर चलें। हम साथ काम करेंगे तो हम छा सकते हैं ज़ीनिया, और अगर हम अलग हुए तो कारोबार रुक नहीं जाएंगे, मगर बेरौनक ज़रूर हो जाएंगे। तकरीर अच्छी थी, लेकिन फिर भी नहीं। वो नहीं पे जोर देकर बोली। उसकी आंखों में भी साफ इनकार था। समझौते उससे पहले कब किए थे जो अब करती। चुप कर अब स्टिकी नोट पे कुछ लिखने लगी थी। 1 साल कबल तुम मेरे घर आई थी। स्टिकी नोट पे कुछ लिखते सीनिया के हाथ थम गए। उस रोज़ तुम तबाही के दाने पे थी। उस रोज़ तुमसे सब कुछ छिन सकता था, इज्जत, मुकाम, सब कुछ। उस रोज़ तुमने क्या कहा था? सेवरस प्लीज़। मैंने तुम्हें इनकार नहीं किया था। मैंने तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें एक महफूज पनाह गाह दी थी। तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर छोड़ कर आया। अकेली लड़की किसी मर्द से पनाह ले तो इतनी महफूज घर नहीं जाती। तुम मेरी कर्जदार हो ज़ीनिया। जीनिया दम साधे उसे देख रही थी। उसे ये लम्हा गैर यकीनी लगा। कैस उससे बदला मांग रहा था। अगले ही दिन मैंने लाखों रुपए भरकर तुम्हें कई मसाइल से बचाया। क्या तुम मुझे वो फेवर लुटा सकती हो? जीनिया हनूस पे यकीन थी। वो कहाँ, किस जगह, क्या मांग रहा था। उस रोज़ तुम तबाही के धाने पे थी और आज मैं। क्या मुझे कहना होगा? जीनिया प्लीज़। वो बाजू सीने पे बांधे उसे देखते हुए पूछ रहा था। तीर निशाने पे लगा था और वो निशाना जीनिया का दिल था। उससे खून भी रिसा था, मगर कमबख्त गैस नजरें चुरा गया।
मुझे नहीं मालूम था तुम अपने कारोबार के लिए इतने निचले दर्जे तक आ सकते हो। वो बेसाख्ता बोली। कैसे कुछ ना कहा। वो क्या कहता, बात कारोबार की नहीं थी। सारा मसला उस सुकून का था जो सीनियर हाकिम के साथ नत्थी हो गया था। मुझे यकीन नहीं आता कैस, मुझे वाकई यकीन नहीं आता। अगले चंद पल वो सख्त शॉक्ड रही, फिर गहरी सांस ली। मैं तुम्हें तुम्हारी फेवर ज़रूर लौटाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसे सर को हम दिया और उससे बात जारी रखने को कहा। मेरा कैसम के साथ 1 साल कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करो और वो हमारी बाहमी रजामंदी से होगा। मुझे या मेरे करियर को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बात कारोबार की है तो आओ करें कारोबार। इसके बदले भी हम एक डील कर सकते हैं। वो फराख दिली से बोला। उसे उससे दूर ना होने की कीमत में जर जमीन सेवर सब दे सकता था। ना मंजूर, वो खटाक से बोली। मैं पता करवा सकता हूँ तुम्हारा शोहर कहाँ है। लम्हे के 10वें हिस्से में सीनिया की रंगत सफ़ेद पड़ गई। उसके घर वालों को ये जानने का हक है कि उनका बेटा कहाँ है। तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें भी ये जानने का हक है कि वो कहाँ है। तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन खैर तुम्हें तो। तुम्हें कैसे मालूम मेरा शोहर लापता है? मैं तुम्हारे बारे में बेखबर नहीं रहता। उससे कंधे उचकाए। मैं हर उस शख्स के बारे में बाखबर रहता हूँ जिससे मेरे कारोबार को फायदा हो। तुम भी उनमें से एक हो। खैर, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? मंसूर है, वो बेहद आहिस्तगी से बोली। आंखों की जोत बुझ गई थी। मुझे मंसूर है, उसे ढूंढ कर लाओ। उसके खानदान को पता लगना चाहिए वो कहाँ है। बेचैनी बढ़ गई थी। उसे उरूज और उसकी माँ की आंखों में खालीपन याद आया। कैसे सीने पे हाथ रखकर जैसे उसे ढूंढने का शर्फ कबूल किया हो, वो जिसे अपने हाथों से कत्ल कर चुका था वो। अगले कई पल वो यूं ही खालिस सहनी के आलम में वहां बैठी रही। फिर वो उठ खड़ी हुई, बैग कंधे पे डाला, मोबाइल उठाया और उसी पल कैसे ताज्जुब से कुछ कहा था। मैं 2 दिन अस्पताल रह कर आया हूँ। कम से कम मेरा हाल पूछना तो तुम पे फर्ज था। कौन सा हाल, कौन सी बीमारी? क्या मैं नहीं जानती वो एक नाटक था? ऐसे मत कहो, मुझे दुख होगा। वो जैसे बुरा मान गया। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें रिपोर्ट सिखा देता हूँ। वो रिपोर्ट्स जो तुमने डॉक्टर को पैसे देकर बनवाई? कैसे अफसोस से नफे में सर हिलाया। मुझे आज इल्म हुआ तुम इंतहाई मनफी औरत हो। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम खुद क्या हो? झूठे, करप्ट, ड्रामेबाज, अदाकार, मौका परस, मुफाद परस। वो तनफ्फुर से बोली। बाखुदा, ये इल्ज़ाम है। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मासूमियत से कंधे उचकाते वो उसके सब का इम्तिहान लेने पे तुला हुआ था। जीनिया ने रुककर चंद पल उसे देखा था, फिर झुककर धीरे से एक बेबस सरगोशी की। मुझे तुमसे कोफ्त होने लगी है सेवरस, वो कहकर पीछे हुई और फिर उस पे एक भी निगाह डाले बगैर मुड़ गई थी। सीनिया हाकिम की आंखें भर आई थीं। कैस गंभीर की रंगत मुतगैर हो चुकी थी। वो साकित रह गया। वो वापसी पर घर जाने की बजाय पार्क आ गई थी। रात के 8 बज गए थे और अब पार्क में लोगों का रश बढ़ने लग गया था। बच्चों और बड़ों की कसीर तादाद झूलों पे जमा होने लगी थी। सीनिया फूड कोर्ट से चाय ऑर्डर करके अब एक तरफ बेंच पे आकर बैठ गई थी। सरकार। नर्म सी आवाज़ से वो करंट खाकर मुड़ी थी। जॉगिंग सूट में मलबूस मेहंदी गंभीर उसके सामने था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और तनफ्फुस गैर हमवार। लोगों पे हल्की सी मुस्कुराहट। वो उसे ब्लॉक करने के अगले ही दिन अनब्लॉक भी कर चुका था, मगर दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई थी। सीनिया खामोशी से उसे देखती रही। इतने दिनों बाद उसे देखना कितना अच्छा लग रहा था। नाराज हो? आई एम सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में था। वो नरमी से कहकर उसके साथ फासले पे बैठ गया। रात के इस वक्त जॉगिंग कौन करता है? जीनिया ने उसकी पिछली बात का जवाब नहीं दिया था। पिछले महीने से अभी तक मेरा शेड्यूल इतना मसरूफ हो गया था कि अपने लिए ही वक्त नहीं मिल रहा था। अनीसा इस वक्त रनिंग के लिए आती है, सो मैं भी आ गया। उससे कहते हुए नसें दौड़ाई। दूर ट्रैक पे अनीसा कुछ और लड़के लड़कियों के साथ भागती हुई नजर आई। सीनिया ने सर को अस्पात में हिला दिया। वो इतराज करने की पोजीशन में नहीं थी। बेरे ने उसे चाय ला कर दी, उससे रकम अदा की और एक बार फिर खामोशी से दूर कहीं देखने लगी। नाराज हो? वो एक बार फिर पूछने लगा। नहीं, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो जैसा भी है आपका कज़न है और ये आप दोनों का साथी मामला था। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मनाता, बस उस दिन मैं परेशान था। खैर ये बताओ तुम ठीक हो? चेहरे से तो लग रहा है किसी आला दर्जे के हबीस इंसान से मिलकर आई हूँ। जीनिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। क्या वो उसे बता दे वो जिस हबीस की बात कर रहा था वो उसी का कज़न था? सही कह रहे हैं आप, बहुत हबीस था वो। मैंने तो उसी दिन कहा था। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली।
तुम किसकी बात कर रही हो? भूल जाओ, सीनिया मुस्कुराई। 1 मिनट, कहीं तुम गैस से तो मिलकर नहीं आ रही? वो यकदम बोला। सीनिया खुलकर मुस्कुरा दी, सर को इस बात में हिलाया। तुम मुझसे मिलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बेसाख्ता बोला। सीनिया के हाथ से कब छूटते छूटते बचा था। वो वजाहत तलब नजरों से मेहदी को देखने लगी, मगर वो किसी वजाहत के मूड में नहीं लगता था। तुम मुझसे मिलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे एक बार फिर दोहराया। अंदाज वही, नडर, आंखें सीनिया की आंखों में। आप खुद जिसके साथ मर्जी घूम फिर लें, और जब मेरी बात आती है तो आप फौरन से हुक्म सादिर करने लगते हैं। वो तल्ख हुई। किसके साथ घूमता हूं मैं? और कहाँ देख लिया तुमने मुझे? अपनी साबका मंगेतर के साथ इस पार्क में, जैसे आपकी जगह मैं मौजूद हूं ना। मैं उसके साथ नहीं आना चाहता था, उसने मुझे फोर्स किया है। और उसे मेरी साहब का मंगेतर मत कहा करो। ओह, बुरा लग रहा है? होने वाली बीवी कहूँ? वो तुनक कर बोली। क्यों? तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत देने लगी हो? वो जिस बर्जस्ती से बोला था, सीनिया के मुंह से उसी तेजी से अल्फाज गायब हुए। वो दोनों नॉर्मल कपल की तरह क्यों लड़ रहे थे? उससे खामोशी से गर्दन फेर ली। मेरी भी खामोश हो गया था। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसने तुम्हें डांटा था। इसलिए अब अगर तुम उससे मिल रही हो तो मुझे बुरा लगा, बस इसीलिए। उसके अल्फाज तड़कड़ाहट का शिकार होने लगे। चेहरे पे पसीने की बूंदें नुमादार हुई। मैं भी इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया था, सो मुझे लगा आपको उसके साथ बाउंड्री बनानी चाहिए। वो हल्की आवाज से बोली। मेरी की तरफ वो अब भी नहीं देख रही थी। अगले कई पल उन दोनों के दरमियान ऑकवर्ड सी खामोशी रही। मैं 2 दिन बाद मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जीनिया ने गर्दन उठाकर उसे देखा। चंद पल, चंद सातें वो उसे देखती ही रही। वापिस कब आएंगे? मुझे लगा था तुम पूछोगी कब जाएंगे। वो मुस्कुराया। आपने मेरे हवाले से बहुत बदगुमानियां पाल रखी हैं। तुमने खुश कमानियों के मौके ही नहीं दिए। वो सादगी से बोला। क्या मालूम आपने गौर ही ना किया हो, नजरें तो आपकी भटकती रहती हैं। मेरी उसकी बात पे हंस पड़ा। वो उसे अनीसा के साथ आने पर तंज कर रही थी, मगर वो पूछता तो सीनिया बात बदल जाती। उसके चेहरे का रंग तब्दील होता और वो दूसरी तरफ देखने लगी। मेहदी को उसके अंदाज हिफ्स हो चुके थे। एक मशवरा दूं? जैसे मैं ना कहूंगी तो आप वाकई नहीं देंगे? वो चलकर बोली। आइंदा अगर किसी भी मर्द से मिलना हो तो सुर्ख पहनकर मत जाना। आसपास से बेनियाज उसे तकते हुए महवियत से बोला। तुम इस रंग में बहुत खूबसूरत लगती हो, कोई प्रपोज कर देगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। जीनिया ने बेख्तियार चेहरा घुमाया। गाल थक उठे। उसके सामने बैठे अब मर्द ने आधी दुनिया देखी थी, मगर आज यहाँ जीनिया को देखते हुए उसे मानना पड़ा कि उससे इतनी खूबसूरत औरत आज पहली बार देखी थी। वो खूबसूरती थी कि कशिश, या फिर कोई डोर जो उसे खींच कर बांध रही थी। आपको किसी ने बताया है कि आप फ्लर्ट करते हुए कितने बुरे लगते हैं? वो हफ्फत मिटाने को बोली। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता? कम से कम तुमसे नहीं। वो उसी तरह उसके चेहरे पे नसें जुमाए हुए बोला। क्यों? सीनिया ने बेसाख्ता पूछा। तुमसे मोहब्बत की जा सकती है, तुम्हें अडोर किया जा सकता है, तुम्हें सराहा जा सकता है। कोई तुम्हें देखते देखते मोहब्बत की ढेरों ढेर किताबें लिख सकता है। तुम्हारा साथ किसी भी इंसान को मुमताज कर सकता है। सच बताओ जीनिया, तुम वाकई ऐसी हो या बस मुझे लगती हो? वो जैसे बेबस हो गया था, लाजवाब भी। सीनिया दम साधे उसे देख रही थी। दिल एक अजीब ले पे धड़क रहा था। उससे मेरी गंभीर हुर्फ बा हुर्फ अपने दिल पे नक्श होता महसूस हुआ। मैंने आधी दुनिया देखी है। मैंने मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। वो बेंच पे आगे को हुआ। पास सा सरा सा रह गया। सुनहरी आंखें सब्ज आंखों में नक्श होने लगी। जानती हो, मैं कुछ अरसे से सोच रहा हूँ, अगर किसी दिन मुझे बलाज मिल गया तो मैं उससे पूछूंगा, बलाज ने आखिर तुमसे नजर कैसे फेर ली? कोई जीनिया हाकिम से नजरें कैसे फेर सकता है? उससे मुझ पे पैसे को फोकियत दी। वो जैसे शिकवा कर रही हूँ। कोई तराजू के एक पलड़े में सारी दुनिया डाल दे, वो दूसरे में तुम। कोई भी मर्द हो, वो तुम्हें ही चुनेगा। भलाश ने तो नहीं चुना, और उससे भी नहीं। वो तलही से मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हें किसी और ने चुनना था, किसी कदरदान ने, किसी सराहने वाले ने। तुम्हारा वक्त कोई और है। सीनिया उससे पूछना चाहती थी कौन, और जवाब में वो मेहदी गंभीर का नाम सुनना चाहती थी, मगर किस्मत उसके साथ इतनी मेहरबान नहीं थी। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप मेरे साथ ऐसी बातें आइंदा मत कीजिएगा। उससे मेहदी की सब्ज आंखों से आंखें हटाई। आजकल ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो चला था। वो जवाबन कुछ ना बोला, बस गहरी सांस लेकर खामोश हो गया।
अनीसा पसीने से शराब और पानी की बोतल हाथ में लिए उसी तरफ आ रही थी। दूर से देखकर पता चल जाता था कि वो सीनिया की यहाँ मौजूदगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई। एयरपोर्ट तक मेरे साथ चलेंगी? वो सामने देखते हुए बोला। नहीं। यानी चलोगी? वो मध्यम सा मुस्कुराया। मैंने कहा है नहीं, शायद आप कम सुनते हैं। हर औरत के ना की कई किस्में होती हैं। जो ना तुमने कहा है इसका मतलब है फिलहाल ना, फिर हाँ। औरतों पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं आजकल। उससे गर्दन फेर कर मेहदी को देखा। औरतों पे नहीं, एक औरत पे। रिसर्च नहीं, शनासाई। तुम लफ्जों के मामले में बहुत भीगी हो। और आप ज़रूरत से ज़्यादा रंगीन। वो तुर्की व तुर्की बोली। अनीसा सामने आकर रुकी तो मेहदी बस मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। हालांकि उसका दिल चाहा था कह के मार कर हंसे। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये मिस हाकिम है ना? अनीसा मेहदी को देखते हुए पूछने लगी। नहीं, ये मिसेस जीनिया है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। जीनिया ने बाकायदा उससे घूर कर देखा था। नादीदा लटें कान के पीछे उड़सी। अनीसा अलबत्ता आंखों में उलझन लिए खड़ी थी। आप मैरिड हैं? अब के उससे सीधा जीनिया से पूछा। हाँ बिल्कुल, एक इंतहाई शरीफ, मासूम, सच्चे और नफीस इंसान की बीवी है ये। मैंने सच कहा ना जीनिया? जीनिया ने बस अस्वाद में सह हिलाया। वैसे आपने कभी अपने शोहर की तारीफ में कुछ नहीं कहा। कुछ बताए ना, इतना अच्छा इंसान आपको कहाँ मिला? वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। जीनिया ने कुछ कहने को मुंह खोला मगर फिर कभी सही, फिलहाल हमें देर हो रही है। अनीसा के कहने पर उससे कोई तासुर नहीं दिया। अलबत्ता मेहदी को अच्छा नहीं लगा था। उससे जीनिया के तारीख पड़ते चेहरे को देख लिया था। चले मेहदी। चलो। वो वो किसी सोच के तहत बोला। चंद पल बाद वो दोनों दूर जाते दिखाई दिए। जीनिया उस बेंच पे बैठी उसकी पुश को तकती रही। क्या वो हर दफा मेहदी को यूं ही किसी के साथ जाते हुए देखती रहेगी? क्या वो उसे रोकने का कोई इख्तियार नहीं रखती थी? अगली सुबह कैसम पे निखर कर उतरी थी। पीली चमकदार धूप ने शहर के चारों कोनों को मुनव्वर कर दिया था। उसी धूप से खुद को बचाते हुए कैसम की ठंडक बख्शती इमारत में दाखिल हो तो स्टूडियो में आज मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स मुख्तलिफ एंगल्स सेट किए संगी मुजस्मों पे टंगे मलबूसात की तस्वीर उतार रहे थे। उन्हीं में से एक सीनिया हाकिम भी थी। वो आज लीड नहीं कर रही थी। आज बस वो एक तरफ थी और फहद नामी फोटोग्राफर बड़े जोशो खरोश से उसकी जगह लिए खड़ा था। उससे ये जगह लेने दी उसे। दफातन हदीबा के साथ चलता गैस गंभीर शीशे का दरवाज़ा धकेलता स्टूडियो के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। वो कहीं जाने को तैयार लगता था। बस वो एक नज़र उन मलबूसात को देखने के लिए ठहर गया था। 2 दिन बाद हम विंटर कलेक्शन की शूट के लिए जा रहे हैं। अदीबा सारे में एक नज़र दौड़ाते हुए कह रही थी। आप सब तैयारी के साथ आइएगा। शायद उस शूट में 1 से 2 दिन वहीं रुकना पड़े। हम कराची जा रहे हैं। फहद ने पूछा। हम बलूचिस्तान जा रहे हैं। मोती हुई काम वाला लिबास उसकी उंगलियों से टकराया। सीनियर ने चौंक कर सर उठाया। बलूचिस्तान में ऐसा क्या है? आपकी कोई लड़की बोली थी। कैसे धीरे से मलाइमत से सिल्क के सुमुर्द सब्ज जोड़े कुछ हों। बलूचिस्तान मेरा घर है। वो धीरे से बोला। और घर में सब कुछ होता है। उसके बाद किसी ने सवाल नहीं किया था। उससे एक नज़र सीनिया को देखा, वो उसे ही देख रही थी। गैस गंभीर चंद पल उसे देखता रहा, यूं जैसे वो कई घंटों के लिए इस मंजर को हिफ्स कर लेना चाहता हूँ। कई पल बाद वो जैसे आया था वैसे ही पलट भी गया। उसे सीनिया से कुछ कहा नहीं। वो फिलहाल यूं भी उससे मुखातिब नहीं होना चाहती थी। कैसम के पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी में वो बैठने लगा था। फिर उसके बाद हदीबा भी उसके साथ आकर बैठी। गाड़ी चलने लगी थी। गैस खामोशी से बाहर देखता रहा। आप उससे बलाज के बारे में बता देंगे? वो फाइल्स के वर्क पलटते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ज़रूरी है। उसे हर्ट हो शायद, लेकिन अब उसे मेरे पास आने की तैयारी करनी होगी। उसकी नज़रें हन्नूस बाहर सड़क पे जमी थी। मैं उसकी आंखों में किसी और का अक्स नहीं देखना चाहता। ये बात फैसला थी, हुक्म भी, जबर भी। एक बात पूछ सकती हूँ बॉस? उससे फाइल से सर निकाल कर उसे देखा। कैसे सर के हमसे इजाज़त दी? अगर बलाज के बाद उसकी आंखों में किसी और का अक्स उभरा तो? क्या इसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया? मुझे अफसोस होगा, बहुत बुरा भी लगेगा, मगर मैं खुद को एक और कत्ल करने से रोक नहीं पाऊंगा। उससे खिड़की से नजर हटाकर अदीबा को देखा। लोगों को मेरे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना? उससे तस्दीक चाहिए। अदीबा खामोश रही। कैसे अफसोस से नफी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं हबीब। लोग ख्वामहा मुझे ऐसे कामों के लिए मजबूर करते हैं।
उसने जैसे अपनी तमाम तस्याकारियों का निचोड़ निकाल लिया था। उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। आज हदीबा ने एतराफ़ किया था, मगर वो सफ़र में कितना दूर जाने वाला था, वो सोचकर ही बेचैन हुई। सुबह की सफ़ेदी दम तोड़ गई और शाम की नहलाहट ने सारे में अपने पर फैला लिए। अब हल्का-हल्का अंधेरा छाने लगा था। जब ज़ीनिया हाकिम कोचिंग के दरवाजे से बाहर आती दिखाई दी, उसने सुबह वाला सुरमाई लिबास पहन रखा था, बैग कंधे पे था और मोबाइल अब कान से लगा रही थी। "आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला?" वो खुशगवार हैरत चेहरे पे लिए कह रही थी। मैं अपने कर्जदारों को नहीं भूलता ज़ीनिया। वो अपने हँसी ठंडे अंदाज से बोले। ज़ीनिया मुस्कुराई थी। "मैं काफ़ी ढीठ वाक़या हुई हूँ कबीर साहब। जब तक कोई याद ना दिलाए, कर्ज़ वापस नहीं करती।" अंदाज़ा हो गया था मुझे, इसीलिए तुम्हें याद करवा रहा हूँ। तुम्हें मेरी तस्वीर उतारनी थी ज़ीनिया हाकिम। "आप लोकेशन भेजें सर, मैं आ जाती हूँ।" वो ना जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। मकसूद गंभीर से मिलकर उसकी रूह ताज़ा दम होने लगती थी। गंभीर महल आ जाओ, चाय और तस्वीर अच्छे जोड़े हैं ना। गंभीर महल के शिखर पर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। मकसूद ने उसका चुप होना नोट किया मगर पूछा नहीं। "मैं थोड़ी देर तक आती हूँ।" उसका अंदाज बोझल था। उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपने कमरे की बैल्कोनी में आ गए। करीबन आधा घंटा बाद उन्होंने सुरमाई लिबास वाली लड़की को गंभीर महल का दखली दरवाज़ा पार करते हुए आते देखा। वो उसे देखते रहे। वो मालकाओं जैसी आन बान रखती थी। उनके बस में होता तो उस लड़की के कदमों में 7 मुल्कों की बादशाही रख देते। उन्हें वो इसी काबिल लगती थी, मगर क्या वो उसके काबिल था? उसे देखते-देखते हाल से उनका राब्ता मुनक़ता हुआ और वो स्टडी रूम की उस मुलाकात में जा पहुँचे, जहाँ कैस गंभीर उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। यही यही आपकी ज़हानत से मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ। ज़ाहिर है, बात सिर्फ़ इतनी सी नहीं है। ज़ाहिर है, मैं सिर्फ़ अपनी मंगेतर से शादी नहीं करना, बल्कि मैं 2 शादियाँ करने वाला हूँ। वो किस इत्मीनान से कह रहा था। मेरी पर्सनल एडवाइज़र को जानते हैं आप? ज़ीनिया हाकिम। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी मंगेतर का नाम भी यही है, लेकिन ये कोई और है। और तुम्हें लगता है दुनिया में इतने इत्तेफ़ाक होते रहते हैं? उन्होंने तंज़ किया। हबीब ने कन्फ़र्म किया है, ये कोई और औरत है। और आप जानते हैं सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हबीब नहीं। वो कैस के साथ कैस से ज़्यादा मुख़लिस है। उसका लहज़ा उसके यकीन की पुख्तगी की गवाही देता था। वो हदीबा पे अंधा एतमाद करता था। आप हाकिम से बात करेंगे कि वो 5 माह बाद की तारीख दें और आप उसे साफ-साफ बताएँगे कि मैं दूसरी शादी भी करूँगा। मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। वो जितना नॉर्मल नज़र आता था, अंदर कहीं उतनी ही टूट-फूट का शिकार था। तुम्हें लगता है तुम्हारी मंगेतर इस सब के बाद भी तुमसे शादी के लिए राज़ी होगी? मकसूद ने गुस्सा नहीं किया, बौखलाए नहीं, जज्बाती नहीं हुए। वो यूँ बात कर रहे थे गोया ये किसी तीसरे शख्स की बात हो। उससे अब्दुल्ला का इंतज़ार है। मुझे यकीन है वो राज़ी हो जाएगी। और अगर ना हुई तो फिर ठीक है, छोड़ दूँगा उसे। बैठी रहे मेरे नाम पे। आधी ज़िंदगी गुज़र गई, बाकी की आधी भी गुज़ार लेगी। उनकी आंखों में देखते हुए उनकी महबूब भांजी के लिए क्या-क्या कह रहा था। मकसूद का जी चाहा था उसका मुँह नोच ले, मगर वो बर्फ़ रहे, पिघले नहीं। उसने इतने साल तुमसे वफ़ादारी की और तुम उसे ये सिला दोगे? मलामत से मलामत थी। कैस की आंखें पल भर के लिए मुख्तलिफ हुईं। वो अपनी जगह से उठा, घुटनों के बल मकसूद के पैरों के करीब आकर बैठा। मोहब्बत हाँक करती है, मोहब्बत उसे हाँक कर रही थी। उस औरत के आगे मेरी वफ़ाएँ हारने लगती हैं। कुछ है उसमें, कोई ताल्लुक, कोई उन्स। अगर मुझे वो रवायात तोड़ने से मिले तो वो चाहिए। अगर वो सारी दुनिया के ओस मिले तो मुझसे दुनिया ले ली जाए। अगर मुझे वो किसी ज़र के बदले मिले तो मुझसे मेरी सल्तनत ली जाए। मुझे उस औरत की कदर है जिससे मुझसे वफ़ा की, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए मैं बेवफ़ाई तक करने को तैयार हूँ। मकसूद ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसकी आंखों में देखा। वो सच कहती थी। वो मोहब्बत की आंखें थीं। ऐसा क्या है उसमें जो तुम सारी दुनिया से बगावत करने के लिए तैयार हो गए हो? तुम्हें उसमें क्या दिखता है गैस? मुझे उसमें क्या दिखता है ये मैं नहीं समझा सकता, मगर मैं ये जानता हूँ उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं भी नहीं। उसने सर को मकसूद के घुटने पे रख लिया। आंखों में सारी जहां कर अनजान ठहरा। मैं उसके लिए खाक हो सकता हूँ। मैं उसके लिए खाक हो रहा हूँ। उसने 23 साल तुम्हें और तुम्हारे नाम को दिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते अब्दुल्ला। उनकी आंखों में मलाल था। ये मेरे बस में भी नहीं है। मुझ पे पहला हक उसी का है, लेकिन मेरे दिल का, मेरे सुकून का क्या करूं मैं? उससे गर्दन उठाकर मकसूद को देखा। मैंने इतने साल महरूमियों में गुजार दिए। मुझे अल्लाह से हमेशा शिकवा रहा, उसे दुनिया क्यों मुझ पे तंग की?
और फिर एक दिन मैं उससे मिला। उसने मुझे गम से आज़ादी दिलवाई। उससे मुझे हील किया। उसे अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। मेरे गमों का मदावा, मेरी तकालीफ का मरहम उसे मेरे लिए भेजा गया है। उसने उस सदर को कई दफ़ा दोहराया था। मकसूद अब के कुछ नहीं बोले, वो खामोश रहे। हाँ, मगर उन्होंने दिल में एतराफ़ किया था कि ज़ीनिया हाकिम ने मेहदी को चुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फ़ैसला किया था। अब्दुल्ला और वो दुनिया का आइकॉनिक कपल बनाते थे, मगर वो दोनों साथ होते तो डिज़ास्टर आते। आज हाल में वो उसे अपने सामने दिख रहे थे। बेख्तियार उसे कहीं दूर ले जाकर छुपा देने की ख्वाहिश हुई। उन्हें अब्दुल्ला अजीज़ था, मगर ज़ीनिया से ज़्यादा नहीं। वो कब, कैसे, किस जज्बे के तहत उनके दिल में जगह बना गई, उन्हें इल्म भी नहीं हुआ था। वो बालकनी से पलट गए। स्याह सफ़ेद वर्दी वाले मुलाजिम ने ज़ीनिया को ग्रीटिंग्स पेश की। फिर वो उसे अंदर लेकर जाने का इशारा करने लगा। वो उसके साथ चलते हुए अंदर जाने लगी, मगर फिर उसे ठहरना पड़ा। कोई दीवार की तरह से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ज़ीनिया ने उसे देखा और आगे बढ़ने लगी, मगर वो उसे रोक चुकी थी। तुम कैसिम की मुलाजमा हो या कबीर महल की? सफ़ेद टॉप के साथ स्याह जीन्स पहने वो उसके सामने तनकर खड़ी थी। अगर मैं कबीर महल की मुलाजमा होती तो पहली फुर्सत में तुम्हें अपनी मालकन की सफ में से निकलवाती। बदतमीजी में तो उससे गोल्ड मेडल लेने थे। तुम अपनी औकात भूल रही हो ज़ीनिया हाकिम। अनीसा का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ। औकात? कम से कम तुम औकात की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम वही हो जो अपने मेहमान से बदतमीजी कर रही हो। किसके मेहमान? कैस गंभीर की, मकसूद चचा की, या फिर मेहदी? एक ही घर के तीन मर्द। वो सीनिया के कान के पास झुककर सहखंद अंदाज में बोली, ऐसा क्या है तुम में जो मकसूद चचा तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं? कैस, वो जो आज तक किसी मुलाजिम की तारीफ नहीं करता, वो तुम्हारी तारीफ करता। और मेहदी, यहाँ आकर उसकी आवाज़ तहश से लड़खड़ाई। मेरा मंगेतर है वो, और वो तुम्हें जैसे दिखता है उससे आज तक मुझे ऐसे नहीं देखा। सीनियर चुपचाप लट्ठे की माने सफ़ेद चेहरा लिए उससे देखी गई। उससे लगा था पैसा इनसिक्योरिटी मिटा देता है, हसरत ख़त्म कर देता है। बड़े बड़े महलों में रहने वाली औरतों को मिडिल क्लास औरतों की तरह लो कॉन्फिडेंस नहीं होती थी, मगर आज उसे मालूम हुआ था बिस्मिल फिर बिस्मिल ही रहता है। चाहे वो अपने ऊपर फटी हुई चादर लेता हो, चाहे ब्रांडेड लिबास। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ ज़ीनिया। वो आंखों में गस्व लिए उंगली लहराते हुए कहने लगी, मेरे मंगेतर से दूर रहो। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। वो चंद पल, चंद सातें खामोशी से उसे तकती रही। फिर उसकी उंगली अपनी उंगली से पकड़कर नीचे की। आंखों में कुछ डर आया, कुछ हक सा, कुछ इस्तेकाक सा। दोबारा मुझे उंगली मत दिखाना, वरना मैं इसे काट कर कुत्तों को खिला सकती हूँ। दोबारा मुझे किसी मर्द का ताना न देना, वरना तुम्हारे किस्से सारे बाजार उछालूंगी। और एक और बात। उसकी आंखों में मल का बद वाला तासुर लौट आया। ये तो तुम्हें मैं बताऊंगी कि वो तुम्हारा साबका मंगेतर किसी का हालिया शोहर तो नहीं। उससे अनीसा के ऊपर जैसे धमाका कर दिया हूँ। फिर वो रुकी नहीं, वो अंदर नहीं गई। उससे तेज तेज कदम लिए और गंभीर महल के दखली दरवाजे की ओर बढ़ गई। उससे मुड़कर अपनी ओर आते मेहदी गंभीर को भी नहीं देखा था। वो सूटकेस हाथों से घसीटते जब तक वहां पहुंचा। सीनिया दरवाज़ा पार कर चुकी थी, मगर अनीसा अपनी जगह पुत बनी खड़ी थी। आंखों में उलझन थी। जीनिया क्यों आई थी और इस तरह क्यों गई है? उससे बाजू से पकड़कर अनीसा का रुख अपनी जानिब किया। मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद यहाँ से गई है। जीनिया इस तरह से नहीं जाती। मुझे साफ साफ बताओ तुमने उससे क्या कहा है? अब के वो सख्ती से बोला। अनीसा ने चाहरियत से अपना बाजू छुड़वाया। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है आखिर? क्यों तुम्हें उसकी खुशी, उसकी नाराज़गी का इल्म होने लगा है? वो लगती क्या है तुम्हारी? उसकी आंखों से आंसू छलके। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ मेहदी। तहसी करो अनीसा बख्तियार, तुम मेरी साबका मंगेतर हो। वो लाताल्लुकी से बोला। नज़रें उस जानिब लगी थी जहाँ से वो गई थी। और वो कौन है? मेरी थम गया। खामोश, चुप, बेजुबान अनीसा उसे देखती रही, गीली नम आंखों से। गंभीर महल में वो ऊंचा सफाक महल अपने मकीन का एक और राज जानने के लिए बेचैन हो। बताओ मेहदी, कौन है वो? उससे मेहदी का चेहरा अपनी जानिब मुड़ा। मेरी गार्जियन एंजल, उसके लब होले से भड़बड़ाए। मेरी मसीहा। उससे गर्दन उठाई और उस समय देखा जहाँ वो गई थी। वो मेरी बीवी है। वो जीनिया गंभीर है। तुम्हारे लिए उसका यही तारुफ काफी है। अनीसा बेयकीनी से मुंह पे हाथ रख के पीछे हुई। वो शशर से मेहदी को देख रही थी। उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस करने से बाज रहा। तुमने
तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी जगह किसी और औरत को दी। आसमानों से पत्थरों का एक थाल था जो उसके सर पे लुढ़क गया था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे रिजेक्ट किया अनीसा। तुमने मेरा दिल तोड़ा। और अब हर महबूब की तरह तुम चाहती थी मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गम लेकर बैठा रहूं। मैं तुम्हारा जोग लेकर बिस्मिल बन जाऊं। सॉरी, मगर जमाना जदीद में ऐसा नहीं होता। उससे आगे बढ़कर अनीसा का हाथ अपने हाथ में लिया। अंदाज में सख्ती सी थी। अगर दोबारा वो इस घर में आए तो उसे मिसेस मेहदी की तरह ट्रीट करना। मैं लानत भेजती हूँ उस पे। मैं अब्बा को बताऊंगी, मैं गैस को बताऊंगी, मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि कहर क्या है। वो दीवानी होने लगी थी। मैं तुम दोनों को बताऊंगी, मैं अब्बा को बताऊंगी, मैं गैस को बताऊंगी। मेधी उसके चीखने का असर लिए बगैर ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। सब आंखें किसी अनहोनी का पता देती थी। तुम सबको बताओगी? तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि यूं ही राह चलते किसी को भी अपने राज बताने लगूंगा? वो आगे आता जा रहा था और अनीसा पीछे होने लगी। उसे मेरी से खौफ आया था। डार्लिंग, जब तुम कैस और अपने अब्बा को जीनिया और मेरे बारे में बताओगी तब मैं भी उन्हें बताऊंगा कि तुम कनाडा जाकर अपने उस मसीह बॉयफ्रेंड से शादी का प्लान कर चुकी हो। अनीसा जामिद हो गई। उसे लगा उससे कुछ गलत सुन लिया हो। फिर जानती हो क्या होगा? जरा सी लड़ाई, जरा सा झगड़ा, मगर जीनिया को मेरी बीवी मान लिया जाएगा और साथ मुझे तुमसे शादी करने को कहा जाएगा। और मैं फितरतन बड़ा खुदगर्ज वाक़या हुआ हूँ। अपनी जिंदगी के सुकून के लिए मैं बआसानी ये बात मान लूंगा और फिर तुम एक अनचाही बीवी बनकर मेरे साथ रहोगी। तुम्हें रहना है? क्या तुम मुझे जीनिया के साथ देखने का हौसला रखती हो? वो उसकी मुर्दा होती आंखों में देख कर बोला। अनीसा ने मरे मरे हाथों से उसकी शर्ट को दबोचा। तुम ऐसे नहीं थे मेरी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंसू टूट टूट कर उसकी आंखों से गिरने लगे। तुम मेरे इस बारे में जानती ही क्या हो? मैं इससे ज्यादा बुरा बन सकता हूँ और मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा। मेरा एक दायरा है। जब तक कोई उसे क्रॉस नहीं करेगा मैं अच्छा आदमी रहूंगा। जिस दिन किसी ने मेरा दायरा पार किया मैं उस दायरे के गिर्द मजीद लकीरें खींच दूंगा, यहाँ तक कि उसे पार करने वाले का दम घुट जाए, वो मर जाए। वो मुस्कुराया और अनीसा का यख पड़ता गाल थपथपाया। और जब वो मर जाएगा तब मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। इसलिए मुझे यकीन है अब तुम मेरे राज की हिफाजत करोगी, क्योंकि तुम दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती, है ना? वो कहकर रुका नहीं, आगे बढ़ गया। तुम कैस को बताओगे मैं कनाडा क्यों जाना चाहती हूँ? वो अटक अटक कर बोली। मेरी ने गर्दन फेर कर उसे देखा। आंखों से सफा की मधूम हो चुकी थी। मासूमियत लौट आई। तुम कनाडा क्यों जा रही हो? वो मासूमियत भरी लालमी से बोला। अनीसा ने दम साध लिया। गंभीर महल ने उसे उस महल के सबसे बड़े साजिशी का लकब दिया। बहती हवाओं ने मेरी गंभीर के राज अपने पास रख लिए और गंभीर महल के लॉन ने उससे हफ्के का एहसास किया। वो वहां से जा रहा था यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ था क्या?